विद्याभ्यासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। अनुपलब्धि प्रकरण प्रायः समाप्त हो गया। आगे प्रामाण्य चिंता, प्रामाण्य का विचार है। अंतिम पंक्ति है, एवं चतुर्विधानाम् अभावानां योग्यानुपलब्ध्या प्रतीतिः। चार प्रकार के अभाव है, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव और अन्योन्याभाव। इन चारों अभावों का अनुपलब्धि प्रमाण से, योग्यानुपलब्धि से ग्रहण होता है। ग्रहण में ज्ञान, यह भी सिद्ध हुआ। और इसके साथ तत्र अनुपलब्धि ही मानांतर, ये अभाव का ज्ञान जनक जो प्रमाण है अनुपलब्धि, यह प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अलग है। मानांतरम, यह प्रमाणांतर है, इसको अलग ही एक प्रमाण मानना पड़ेगा। यह अनुपलब्धि परिच्छेद समाप्त हुआ। अब ये सामान्य विचार है, केवल अनुपलब्धि से संबद्ध विचार नहीं। अभी तक प्रमाणों से ज्ञान उत्पन्न होता है ना, जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उस ज्ञान में प्रमात्व कैसे पता चलता है, वह ज्ञान प्रमात्मक है, यह कैसे पता चलता है, यह दिखाना चाहिए। और कहां पर प्रमात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है, कहीं पर भ्रमात्मक भी ज्ञान होता है, तो प्रमात्मक ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है और उसका प्रमात्व कैसे ज्ञात होता है, इस पर नैयायिक भी चर्चा करते हैं। ये इसी पर स्वतः प्रामाण्य परतः प्रामाण्य सब आ जाता है। स्वतः का क्या बताते हैं। अब परतः का हम पहले अर्थ बताएंगे, तब स्वतः का अर्थ बताएंगे। नैयायिक परतः प्रामाण्यवादी है। इसका अर्थ क्या है, आपको प्रमाणों से, अर्थात चक्षुर इंद्रिय, एक उदाहरण के लिए ले लीजिए, आपको आंख से घट तो दिख रहा है, तो घट ज्ञान हो चुका है, चक्षुर इंद्रिय घट ज्ञान को उत्पन्न कर चुका है। लेकिन जो घट ज्ञान हुआ वह प्रमात्मक है अथवा नहीं, इसका निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, ज्ञान का यह जो प्रमात्व है, इसको हम प्रामाण्य शब्द से व्यवहार करेंगे। तो ज्ञान का प्रामाण्य अभी निश्चित नहीं हुआ है। वह जब कब निश्चित होगा, जब आपको इस घट ज्ञान से होने वाला कार्य, अर्थात घट को लाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी और आप वहां जाएंगे और घट को पाएंगे, तब जाकर के आपको अनुमान लगाना पड़ेगा मेरा पूर्वोत्पन्न घट ज्ञान यथार्थ ज्ञान है। अन्यथा निश्चय नहीं हो सकता है, क्योंकि रजत ज्ञान भी होता है सुक्ति में, फिर रजतार्थी उसको लाने के लिए जाता है किंतु वहां मिलता नहीं, तब क्या होता है, पूर्वोत्पन्न ज्ञान भ्रम है। तो इस तरह उत्पन्न प्रमाण के द्वारा उत्पादित ज्ञान का प्रामाण्य, जिस समय वह ज्ञान पता चलता है उस समय ज्ञात नहीं होता, उस समय केवल ज्ञान ज्ञात हुआ है, लेकिन ज्ञानगत प्रमात्व अप्रमात्व ये दोनों ज्ञात नहीं है। इन दोनों का निर्णय पश्चात होता है, जब उस ज्ञान से जो भी कार्य उत्पन्न होना है वह होता है, तो उसके बाद पता चलता है पूर्वोत्पन्न ज्ञान यथार्थ है अथवा अयथार्थ, प्रमाण है अथवा अप्रमाण। तो यह जो पद्धति है प्रामाण्य और अप्रामाण्य जानने की पद्धति, इसको परतः प्रामाण्यवाद कहा जाता है। तो ज्ञान दिखते समय उसका प्रामाण्य अथवा प्रामाण्य नहीं जानने में आता है, बाद में पता चलता है, तो यह परतः प्रामाण्यवाद है।
ये परतः प्रामाण्यवाद नैयायिकों का है, और मीमांसक और वेदांती ज्ञान का स्वतः प्रामाण्य मानते हैं। तो स्वतः प्रामाण्य क्या चीज है? स्वतः प्रामाण्य माने ज्ञान जब हुआ है यह पता चलता है तो उसी समय उसका प्रमात्व का भी ज्ञान हो जाता है। जब आप घट को देखते हैं तो घट के साथ उसका जो घटत्व है वो भी दिखता है। घट को देखने के बाद उसका घटत्व का निर्धारण बाद में करने की आवश्यकता नहीं है। तो घट को देखते समय ही घटत्व के साथ वो दिखता है, पट को देखते समय पटत्व के साथ वो दिखता है ना। तो उसी तरह उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है उस ज्ञान में प्रमात्व ज्ञान के ग्रहण के काल में ही पता चल जाता है। अच्छा, ये उत्सर्ग है ज्ञान का, ज्ञानत्व ज्ञान, प्रामाण्य ज्ञान। ज्ञान का जो प्रमात्व है, प्रमात्व का ज्ञान, वह एक उत्सर्ग है। उत्सर्ग का अर्थ कभी कभी बाधित भी हो सकता है। पहले तो पता चलता है यह ज्ञान परमात्मक है, किंतु बाद में यदि विषमवादी प्रवृत्ति हो जाती है अथवा बाधक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब हम इस औत्सर्गिक नियम का त्याग कर देंगे और वहां पर ज्ञान को अप्रमा मानेंगे। ठीक है, तो यह स्वतः प्रामाण्यवाद है। तो स्वतः प्रामाण्यवाद में ज्ञान का प्रामाण्य निर्धारण करने के लिए अलग से प्रयत्न की जरूरत नहीं है। परतः प्रामाण्यवाद में ज्ञान का प्रमात्व निर्धारण करने के लिए अलग प्रयत्न आवश्यक है। ठीक है, ये दोनों में भेद है। हाँ, प्रयोजन, उसको हम अर्थ क्रिया कहते हैं। नहीं, उसके द्वारा ज्ञान का प्रामाण्य निर्धारित होता है। आप देखते हैं वहां जल दिख रहा है, अभी कुछ कह नहीं सकते जल ज्ञान प्रमा ही है ऐसा निर्धारण हो नहीं सकता। जाइए, जल को लेके पीजिए, उसके बाद दाह शांति पिपासा शांति हो जाती है, तो उसका अर्थ क्रिया संपन्न होगा। तो इस तरह इसके बाद मेरा जल ज्ञान परमात्मक, पूर्वोत्पन्न जल ज्ञान परमात्मक है। मम पूर्वोत्पन्नम जल ज्ञान प्रमा यथार्थ प्रवृत्ति जनकत्वात्, सप्रयोजन प्रवृत्ति जनकत्वात् इत्यादि हेतु से आप अनुमान लगाएंगे। और स्वतः प्रामाण्यवाद में यह नहीं। स्वतः प्रामाण्यवाद में जब दिखता है तो पता चलता है प्रमा ही हो गया है, परमात्मक ज्ञान ही हुआ है, यह उत्सर्ग है। देखते समय इतना ही, ऐसा ही पता चलता है, लेकिन बाद में कहीं वह बाधित भी हो सकता है। तो प्रमा बाध होने के बाद तो प्रमा नहीं, वह अप्रमा है। तभी तक हाँ, इसलिए उत्सर्ग है, एक सामान्य रीति है, उसका अपवाद भी होता है ना। तो जहां पर बाद में विषमवाद हो जाता है तो वहां पर पूर्व ज्ञान का अप्रामाण्य अनुमान से पता चलता है, और इस तरह ये जो स्वतः प्रामाण्य उसका बाध हो जाता है। तो प्रामाण्य और अप्रामाण्य इन दोनों में दोनों ही परतः है, ऐसा नैयायिकों का वाद है। प्रामाण्य केवल स्वतः है, उसके लिए परतः दूसरे की आवश्यकता नहीं, किंतु अप्रामाण्य के लिए तो दूसरे की परीक्षा की आवश्यकता है। तो इस तरह अप्रामाण्य परतः है, ये स्वतः प्रामाण्यवादियों का पक्ष है। नैयायिकों की दृष्टि में ज्ञान भी परतः है। प्रामाण्य अप्रामाण्य दोनों ही परतः है, ये उनके यहाँ है। हाँ, इसमें भी फिर दो प्रकार है। उत्पत्तौ पर स्वतस्त्वम और ज्ञप्तौ पर स्वतस्त्वम। ज्ञप्तौ, उत्पत्तौ, ऐसा दो प्रकार कहते हैं स्वतः प्रामाण्य में। उत्पत्तौ का अर्थ तो वास्तव में परमात्मक ज्ञान उत्पन्न होना,
यह प्रमात्व का उत्पत्तु स्वतस्त्व है। वह यदि ज्ञानजनक सामग्री से ही उत्पन्न हो जाती है प्रमा, तो उसका प्रमात्व स्वतः हुआ, स्वतः है ऐसा कहा जाएगा। ज्ञानजनक सामग्री से अतिरिक्त कोई कारण रहने पर ही वो परमात्मक ज्ञान उत्पन्न हो, तब तो उसका प्रमात्व परतः है। उत्पत्त, देखिए उत्पत्त और ज्ञप्त, अभी जो हमने कहा तो वहां पर ज्ञप्त माने वो प्रमात्व जानने के लिए, उत्पन्न ज्ञान में जो प्रमात्व है उसको जानने की प्रक्रिया में आप स्वतः ज्ञान को देख करके उसका प्रमात्व निर्णय नहीं कर सकते, किंतु उसके बाद होने वाली प्रवृत्ति से बाद में पता लगाना पड़ेगा प्रामाण्य अप्रामाण्य। यह हुआ ज्ञप्तु परतस्तु। उत्पत्तु परतस्तु माने ज्ञान सामान्य सामग्री केवल है तो वहां पर परमात्मक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है, वहां पर गुण नामक एक अतिरिक्त भी कारण चाहिए, तभी भ्रमात्मक ज्ञान हो सकता है। जैसे भ्रमात्मक ज्ञान उत्पन्न होने के लिए दोष की अपेक्षा है, तो ज्ञान सामान्य उत्पन्न होने के लिए दोष की कोई अपेक्षा नहीं, किंतु भ्रमात्मक ज्ञान होने के लिए दोष की अपेक्षा है। तो इसलिए जैसे भ्रमात्मक ज्ञान उत्पन्न होने के लिए ज्ञान सामान्य सामग्री से अतिरिक्त कारण दोष रूप अपेक्षित है, उसी तरह परमात्मक ज्ञान उत्पन्न होने के लिए भी दोष का प्रतिद्वंद्वी गुण अपेक्षित है। यदि गुण नहीं है तो परमात्मक ज्ञान नहीं हो सकता है, ऐसा नैयायिकों का वाद है। तो उत्पत्ति के लिए उत्पत्तौ परतस्त्व यह बनता है, ठीक है। उत्पत्तौ स्वतस्त्व माने परमात्मक ज्ञान उत्पन्न होने के लिए ज्ञान सामग्री पर्याप्त है, गुण की आवश्यकता नहीं। ज्ञान सामान्य सामग्री परमात्मक ज्ञान को ही उत्पन्न करती है, ऐसा नियम मानते हैं। तो यह जो नियम मानते हैं यही उत्पत्तौ परमात्व का स्वतस्त्व है, ठीक है। ये सब बहुत पारिभाषिक है, जटिल है, थोड़ा प्रामाण्यवाद है, फिर भी सामान्य रूप से उदाहरण से हम देख सकते हैं। एवं उक्तानां प्रमाणानां प्रामाण्यं स्वतः एव उत्पद्यते ज्ञायते च। उक्तानां प्रमाणानां, प्रत्यक्ष प्रमाण से लेकर के अभी तक अनुपलब्धि प्रमाण तक जो 6 प्रमाण कहे गए, उन प्रमाणों से उत्पन्न होने वाले जो ज्ञान हैं, तत्तद ज्ञानगत प्रामाण्य स्वत एव उत्पद्यते स्वत एव ज्ञायते च, ऐसा प्रतिज्ञा की। अर्थात उस प्रामाण्य का उत्पत्ति और ज्ञप्ति दोनों में स्वतस्त्व है वेदांती के मत में। मीमांसक का भी यही मत है, ठीक है। यह यहाँ पर कैसा प्रामाण्य, ज्ञानगत प्रामाण्य को आप लेंगे तो कहते हैं तथा ही स्मृति अनुभव साधारणं संवादि प्रवृत्ति अनुकूलम तद्वति तत्प्रकारक ज्ञानत्वं प्रामाण्यम। देखिए ग्रंथकार ने प्रारंभ में प्रमा का लक्षण बनाया अनधिगत अबाधित अर्थ विषय ज्ञान प्रमा, तो प्रामाण्य होगा, हाँ ठीक है, वो प्रामाण्य का स्वरूप बनेगा अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञानत्व। तो ज्ञान में अनधिगत अबाधित अर्थ विषयकत्व है, यही प्रामाण्य है। और इस प्रामाण्य का स्वतस्त्व है अथवा परतस्त्व, यह यहाँ विचार करना होगा, किंतु ग्रंथकार ऐसा नहीं कर रहा है। वह तो तद्वति तत्प्रकारकत्व रूप जो प्रामाण्य है, जिसको नैयायिक बोलता है प्रामाण्य, उस प्रामाण्य का स्वतस्त्व परतस्त्व विचार इधर कर रहा है। देखिए
स्मृत्यनुभव साधारणं संवादि प्रवृत्त्यनुकूलं तद्वति तत्प्रकारक ज्ञानत्वं प्रामाण्यम। यहाँ पर स्वतः परतः विचार में जो प्रामाण्य कहा जा रहा है वह प्रामाण्य अपने लक्षण के अनुसार प्रामाण्य नहीं है। नैयायिक प्रसिद्ध जो प्रामाण्य है वही है। तद्वति तत्प्रकारकत्व, इसका क्या अर्थ है? तद्वति तत्प्रकारकत्व, आपको घट घटत्वेन रूपेण दिख रहा है ना, घट के रूप में। तत्शब्द से जिस रूप में वह दिख रहा हो उस रूप को लीजिए, इसको हम प्रकारीभूत धर्म कहेंगे। प्रकारीभूत धर्म को तत्शब्द से लीजिए। जो विशेष्य है वह यदि तद्वान है, यदि तद्वान है तो वहां पर तत्प्रकार का जो ज्ञान है यह यथार्थ है। तद्वती, अब देखिए घटवती घटवान ऐसा ज्ञान हुआ तो वो यथार्थ है। यहाँ पर घट है तो वहां घटवत्ता का ज्ञान हुआ, ठीक है, वो यथार्थ है। घटा भाववती घटवत्ता ज्ञान हुआ तो वह यथार्थ है। शुक्ति में जहां रजत नहीं है तो वहां पर रजतवत्ता ज्ञान हुआ तो वह भ्रम है। जहां पर रजत है वहां रजतवत्ता ज्ञान हुआ तो ठीक है, इसको हम कहेंगे तद्वति तत्प्रकारक ज्ञानत्व। तो यहाँ तद्वत तत्प्रकारक ज्ञानत्व जो है यह केवल अनुभव में ही नहीं, स्मरण में भी है। स्मरण भी यथार्थ स्मरण हो सकता है, तो तद्वति तत्प्रकार का स्मरण भी हो सकता है। तो स्मरण दोनों में लेना है प्रामाण्य। तो तद्वति तत्प्रकारक ज्ञानत्वम, यह कैसा है? स्मृति अनुभव साधारणम, स्मृति अनुभव दोनों में रहने वाला प्रामाण्य है। और यह प्रामाण्य किस लिए उपयोगी पड़ता है? तो संवादी प्रवृत्ति अनुकूलम। प्रवृत्ति में संवादी विसंवादी ऐसा दो हम देखते हैं। संवादी माने जिस उद्देश्य से प्रवृत्ति हुई उस उद्देश्य को पाना। यदि पाते हैं तो वो प्रवृत्ति संवादी है, और वह उद्देश्य नहीं मिला विसंवादी प्रवृत्ति उसको कहेंगे। यही सफल प्रवृत्ति, सफल प्रवृत्ति, विफल प्रवृत्ति, ठीक है। सफल और विफल प्रवृत्ति, इसको हम संवादी प्रवृत्ति विसंवादी प्रवृत्ति ऐसा कहेंगे। तो संवादी प्रवृत्ति के लिए जैसे अनुभवात्मक ज्ञान कारण होता है, उसी तरह स्मरणात्मक ज्ञान भी कारण हो सकता है संवादी प्रवृत्ति की। देखिए, ऐसा समझ लीजिए आपने कहीं पर अपना एक बहुमूल्य वस्तु को रख करके आप भूल गए, अब खोज रहे हैं उसको, कहाँ रखे, कहाँ है। एक स्मरण आ जाता है, हाँ कल ऐसा वहां गए थे, वहां पर रखे थे। यह जो स्मरण हुआ तो आप तुरंत वहां जाकर के देखते हैं और आपकी वस्तु मिल जाती है। तो यहाँ स्मरण में संवादी प्रवृत्ति अनुकूलता है ना। तो इस स्मरण को हम परमात्मक स्मरण मानेंगे, उसका प्रामाण्य मानेंगे, है ना। तो वही संवादी प्रवृत्ति अनुकूलम। अनुभव में तो आप जानते ही हैं, तो अनुभव स्मृति दोनों में रहने वाला प्रामाण्य यहाँ विचार का विषय बन रहा है। वह है संवादी प्रवृत्ति अनुकूल, वो भी है तद्वति तत्प्रकार ज्ञानत्वम् इदं प्रामाण्यम्। तच्च ज्ञान सामान्य सामग्री प्रयोज्यम न तो अधिक गुणमपि अपेक्षते। कौन बोल रहा है? वेदांती। इसके मन में क्या है? पहले से नैयायिक का मत है, तो उसका निराकरण पहले कर देता है। यह जो प्रामाण्य है ज्ञान में, स्मरणात्मक ज्ञान हो या अनुभवात्मक ज्ञान हो, उसमें प्रामाण्य जो है वह प्रामाण्य ज्ञान सामान्य के प्रति जो भी सामग्री है, ज्ञान उत्पादक सामग्री, उसी सामग्री से प्रयुक्त होता है। उसकी अपेक्षा
अधिक गुण की कोई आवश्यकता नहीं, अपेक्षा नहीं है। न तो अधिक गुणमपि अपेक्षते। ज्ञान सामान्य सामग्री है तो पर्याप्त। यह है, नहीं मालूम हुआ? देखिए, ज्ञान उत्पन्न होने के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिए? हाँ, ठीक है। अर्थात ज्ञान उत्पन्न होने के पहले प्रमाण अपेक्षित है। आत्मा होना चाहिए, आत्मा में ही समवाय कारण में ज्ञान उत्पन्न होता है, और उसके लिए आत्म मन संयोग असमवाय कारण होना चाहिए। ये सब है। तो आत्मा समवाय कारण, असमवाय कारण होता है आत्म मन संयोग, और इसके साथ साथ और भी बहुत निमित्त कारण हैं। वो सब यहाँ ज्ञान के प्रति सामान्य सामग्री में आ जाते हैं। तो जिनके बिना ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है, तो वह ज्ञान सामान्य की सामग्री है। ठीक है। इससे अतिरिक्ततया कि कोई गुण नामक कारण की अपेक्षा है नहीं, यह वेदांती बोलता है। नैयायिक कहेगा वहां पर गुण की अपेक्षा है परमात्मक ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए। ज्ञान कीदृशी गुण, आप किसको यहाँ गुण कह रहे हैं? तो इस पर वो कहता है, देखिए, विशेष प्रत्यक्ष के लिए अलग गुण है, अनुमिति के लिए अलग गुण है। इस तरह प्रत्येक ज्ञान के लिए अलग अलग गुण होता है। प्रत्यक्ष में देखिए, प्रत्यक्ष में विषय इंद्रिय सन्निकर्ष से ज्ञात होता है। हम यहाँ ऐसा एक गुण मानेंगे जहां पर विशेष्य वस्तुतः विशेषणवान है, विशेषणवद विशेष्य के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष जो होता है वह गुण है, वह गुण विशेषणवद विशेष्य सन्निकर्षो गुण। यह विशेष हुआ, विशेषणवद विशेष्य सन्निकर्ष। ज्ञान सामान्य के सामग्री में विशेषणवद विशेष्य गुण सन्निकर्षापेक्षा नहीं। भ्रमात्मक ज्ञान भी तो होता है। ज्ञान सामान्य माने भ्रम भ्रमा ऐसा विभाग न करते हुए ज्ञान के प्रति जो जो कारण है वह ज्ञान सामान्य सामग्री कहेंगे। तो विशेषण युक्त विशेष्य के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष बनना ये कोई सामान्य सामग्री में नहीं है, क्योंकि भ्रम स्थल में विशेषण युक्त विशेष्य के साथ सन्निकर्ष होता नहीं है ना, क्योंकि वो वहां पर जो रजत है वह हमको दूसरे प्रकार से दिखता है, समझ लीजिए, शुक्ति के रूप में। तो शुक्तित्वेन रूपेण रजत जहां भासित हो रहा है तो वो वहां पर भी तो ज्ञान हो रहा है, लेकिन वो जो प्रकारीभूत शुक्तित्व है विशेषण, वो शुक्तित्व उसमें है क्या? रजत में है नहीं। तो विशेषणवान के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष वहां नहीं बना है, इसलिए गुण नहीं है। विशेषणवत विशेष्य के साथ जब इंद्रिय सन्निकर्ष हो, इसीलिए वहां पर विशेषणवत विशेष्य सन्निकर्ष रूप गुण न होने से भ्रमात्मक ज्ञान उत्पन्न हुआ। और जहां पर वास्तव में वह विशेषण विशेष्य में है, उस वहां पर जो सन्निकर्ष है हम उसको ज्ञान के प्रति विशेष सामग्री गुण के रूप में लेंगे। रजतस्य चमत्कारः एव गुणभूति गुणं भवति। नहीं, ऐसा नहीं, यह गुण नहीं ज्ञान के लिए। देखिए, कोई उदाहरण दीजिए। शुक्ति में आप एक परमात्मक ज्ञान का उदाहरण दीजिए और भ्रम का भी एक उदाहरण दीजिए।
एकवस्तु एकत्र अस्ति तत् वास्तविकतया तत् दृश्यते। एक वस्तु ऐसा मत कीजिए, उसको विशेष कर घटः अस्ति। हाँ, सामने घट है ना, घट वहाँ जहाँ पर आप कह रहे हैं वहां पर घट है और आपको घट दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? आकार बताइए ज्ञान का। नहीं, ऐसा नहीं। अयम घटः, यह घट है, ऐसा ज्ञान हुआ। क्या ज्ञान हुआ? अयम घटः। अयम घटः। अयम घटः में अयम जो है उसको आप किस रूप से देख रहे हैं? घट के रूप से। घट का रूप माने घटत्व। यहाँ पर घटत्व विशेषण बनता है और अयम जो घट है वह है विशेष्य। ठीक है, इस विशेष्य में घटत्व है, इसीलिए हम इस विशेष्य को घटत्ववान विशेष्य है ऐसा कहेंगे। घटत्ववद घट विशेष्य। हमने कैसा कहा है? यह जो सन्निकर्ष यहाँ पर हुआ है, इस ज्ञान का जनक सन्निकर्ष, इंद्रिय सन्निकर्ष, वह सन्निकर्ष घटत्व रूप विशेषणवान जो विशेष है उसके साथ बना हुआ सन्निकर्ष है। तादृश विशेषण रहित विशेषण दृश्यते एव। घटत्व रहित घटः न दृश्यते एव। उसका कोई मतलब नहीं। यह जो ज्ञान उत्पन्न हुआ उसका कारणीभूत सन्निकर्ष जिसके साथ हुआ है वह वास्तव में प्रकारीभूत धर्मवान है कि नहीं? तो घटत्ववत घट के साथ आपका इंद्रिय सन्निकर्ष बना है, तभी जाकर ठीक है, वह उसी को हम गुण कहेंगे। किंतु घटत्ववत पटः न दृश्यते। किसने कहा घटत्ववत पटः दृश्यते? ऐसा देखिए, भ्रम में ऐसा हो सकता है, कोई पट है वहां पर और आप यहाँ से देख करके उसको घट देख रहे हैं घट के रूप में, तो यहाँ पर कैसा है वह है सन्निकर्ष? पट के रूप में नहीं, पट को घट के रूप में आप देख रहे हैं, तो वहां पर घटत्ववान नहीं है वह विशेष। वहां पर जो सन्निकर्ष हुआ वह घटत्ववद विशेष्य के साथ सन्निकर्ष नहीं हुआ, घटत्ववती इंद्रिय का सन्निकर्ष होना चाहिए। यह गुण है, यह गुण वहां पर नहीं होने से यथार्थ ज्ञान नहीं हुआ। तो यथार्थ ज्ञान होने के लिए प्रकारतया भासमान जो भी वस्तु है उसके साथ विशेष का वास्तविक संबंध हो, तब उसके साथ जो सन्निकर्ष है उस सन्निकर्ष को, इंद्रिय सन्निकर्ष को हम गुण के रूप में लेंगे। यह सामान्य ज्ञान सामग्री के बहिर्भूत है, उसके अंतर्गत नहीं है। सामान्य घट ज्ञान के लिए, सामान्य घट ज्ञान माने भ्रम प्रमा ऐसा विभाग न करते हुए केवल घटः अयं घटः इत्याकार के ज्ञान के लिए घटत्ववान के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष की कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि अभी पट में घटः अयं ऐसा भ्रमात्मक ज्ञान हुआ था, वो भी अयं घटः इत्याकार का ज्ञान ही है। तो वहां पर घटत्ववान के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है, तो इसीलिए नैयायिक कहेगा विशेषणवद विशेष्य इंद्रिय सन्निकर्ष गुण है प्रत्यक्ष स्थल में। ठीक है, विशेषणवद विशेष्य का इंद्रिय सन्निकर्ष होना, सन्निकृष्ट होना, यह है गुण। सामान्य सामग्री और ये गुण है तो परमात्मक ज्ञान उत्पन्न होगा। यह गुण नहीं है, केवल अन्य सामग्री है तो ज्ञान उत्पन्न होगा, वो भ्रमात्मक हो जाएगा, उसके साथ दोष भी रहेगा, इसलिए उसको भ्रम कहेंगे। दोष भ्रम का सहकारी है तो गुण प्रमा का उत्पादन के लिए सहकारी है, ऐसा उसका मत है। वेदांती क्या कहता है? ऐसे गुण की कोई अपेक्षा नहीं। ज्ञान सामान्य सामग्री से
परमात्मक ज्ञान ही होता है। गुण को अधिक रूप अतिरिक्त रूप से कारण मानने की अपेक्षा नहीं। क्या हानि हो सकती है? जहां गुण नहीं है, विशेषण विशेष सन्निकर्ष, तो वहां पर भी प्रमा होने की आपत्ति है क्या? नहीं। क्यों? यदि वहां पर अयं घटः यह ज्ञान उत्पन्न होता है तो वहां पर अधिक सामग्री दोष है, भ्रम सामग्री। वहां पर भ्रमात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है तो क्या हो जाएगा? वहां पर अधिक सामग्री दोष है। तो जहां पर दोष नहीं है तो वहां पर यथार्थ ज्ञान ही उत्पन्न होगा, ज्ञान सामान्य सामग्री से। इसलिए भ्रम उत्पन्न होने के लिए दोष को हम कारण मानेंगे, लेकिन प्रमा उत्पन्न होने के लिए गुण को कारण नहीं मानेंगे। ठीक है? न तो अधिक गुणम अपि अपेक्षते, सामग्री के साथ गुण को भी वह अपेक्षा, गुण की भी अपेक्षा रखता है, ऐसा नहीं। क्यों? प्रमा मात्रे अनुगत गुणाभावात्, सामान्यतः प्रमा के लिए गुण क्या है ऐसा आप एक गुण नहीं बता सकते। तो प्रत्यक्ष के लिए अलग गुण, अनुमिति स्थल में अलग अलग गुण, यथार्थ व्याप्ति ज्ञान यह होना चाहिए। व्याप्ति ज्ञान गड़बड़ है तो अनुमिति भी गलत हो जाएगी, है ना? इसी तरह इसी प्रकार शब्द में यथार्थ योग्यता ज्ञान, शब्द प्रमा के लिए तो वो गुण है, ऐसा करता है। हम क्या कहते हैं, यदि दोष है तो भ्रमात्मक ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, दोष नहीं है हाँ यथार्थ ज्ञान उत्पन्न होगा। दोष का प्रतिद्वंद्वी जो गुण है उस गुण को ज्ञान सामान्य सामग्री से अतिरिक्त करके प्रमा के प्रति कारण मानने की कोई आवश्यकता नहीं। दोष अगर नहीं है तो ज्ञान सामान्य सामग्री से परमात्मक ज्ञान ही होता है। ठीक है? हाँ, नापि प्रत्यक्ष प्रमायाम भूयोवयवेन्द्रिय सन्निकर्षः, नैयायिक कहते हैं। हमने कहा विशेषणगत विशेष्य इंद्रिय सन्निकर्ष यह गुण है, कहा ना? यह तो नवीन नैयायिकों का है पक्ष। तो प्राचीन मुक्तावली आदि में ऐसा कहा गया है, लेकिन प्राचीन नैयायिक क्या कहते हैं? भूयो वजवेन्द्रिय सन्निकर्षः, यह प्रत्यक्ष स्थल में गुण है। देखिए, आप एक गो का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, हाँ, आंखों से उसको देख रहे हैं। समझ लीजिए, ऐसा मान लीजिए यदि उसका पैर जो है वहीं पर आपका इंद्रिय सन्निकर्ष बना और आपको गौ ऐसा ज्ञान हो जाए, यह ज्ञान परमात्मक हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अन्य भी हो सकता है, अन्य प्राणी भी, क्योंकि आप केवल पैर को देख रहे हैं अथवा केवल पूंछ को देखा और आप बता दिएगा गौ खड़ा है। ये यथार्थ ज्ञान हो सकता है? नहीं, गलत भी हो सकता है। इसलिए सन्निकर्ष तो है। कैसा सन्निकर्ष होना चाहिए? भूयो अवयव का इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष होना चाहिए। अधिक भाग, अधिकतम भाग आपके इंद्रिय सन्निकर्ष में उसका होना चाहिए, तभी आपको यथार्थ ज्ञान सुनिश्चित हो सकता है। ठीक है? भूयो अवयव इंद्रिय सन्निकर्ष, इसको गुण माना प्राचीन नैयायिक। ये इसका खंडन करते हैं ग्रंथकार। रूपादि प्रत्यक्षे आत्म प्रत्यक्षे च तदभावात्, ठीक है, गो के प्रत्यक्ष में भूयो अवयव इंद्रिय सन्निकर्ष मान भी लेते हैं, लेकिन वो द्रव्य के प्रत्यक्ष में ऐसा गुण हो सकता है। लेकिन गुण का प्रत्यक्ष भी तो होता है, रूप का प्रत्यक्ष। आंख से आपको रूप दिखता है, क्या रूप है? तो उस रूप में भूयो अवयव कहाँ से आएगा?
रूप का क्या अवयव है। फिर आत्मा सबको प्रत्यक्ष है, अहम अस्मि, अहम जानामि। आत्मा को भी, आत्मा का भी कोई अवयव नहीं है, तो यहाँ भूयो अवयव इंद्रिय से निकर्ष बन ही नहीं सकता आत्मा के साथ। तो आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकेगा, क्योंकि गुण नहीं है आपका, विवक्षित गुण, तो कैसे होगा। इसलिए ऐसा कहना अनुचित है। इसीलिए इस पक्ष को छोड़ दिया नवीनों ने, और विशेषणवद विशेष्य इंद्रिय सन्निकर्ष, ऐसा उसमें थोड़ा परिष्कार किया। रूपादि प्रत्यक्षे आत्म प्रत्यक्षे च तदभाव सत्यपि तस्मिन् पीतशंखः इति प्रत्यक्षस्य भ्रमत्वात्। और देखिए ये भी भ्रम है। आप पूरा शंख के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष बना है, भूयो वयो इंद्रिय सन्निकर्ष है, लेकिन दिख रहा है पीतः शंखः, भ्रम है कि नहीं। यदि भूयो वयो इंद्रिय सन्निकर्ष गुण है तो आपको यह ज्ञान यथार्थ ज्ञान कहना पड़ेगा गुणजन्य होने से, किंतु इसको यथार्थ ज्ञान कोई नहीं मानते। इसलिए भूयो वयो इंद्रिय सन्निकर्ष अप्रयोजक है परमात्मक ज्ञान के प्रति। अतएव सल्लिंग परामर्शादिकम अपि अनुमित्यादि प्रमायाम न गुणः। अनुमिति में क्या गुण है, सल्लिंग परामर्श। लिंग परामर्श उसको कहते हैं जिसमें हेतु का पक्ष से संबंध, हेतु का साध्य के साथ व्याप्ति रूप संबंध दोनों ज्ञात हो रहा है, उस ज्ञान को हम लिंग परामर्श कहते हैं। वो यथार्थ लिंग परामर्श हो तब अनुमिति परमात्मक होगी, ऐसा कह रहे हैं। तो अनुमिति के परमात्म के प्रति असाधारण विशेष कारण है, गुण है लिंग परामर्श यथार्थ होना। सल्लिंग परामर्श ऐसा कहा, सत माने यथार्थ। इसका भी ग्रंथकार खंडन करते हैं, ये कोई नियम नहीं, कहीं अयथार्थ लिंग परामर्श ज्ञान से भी यथार्थ ज्ञान हो जाता है, कहीं भी। असल्लिंग परामर्शादि स्थले भी विषय अबाधेन अनुमित्यादेह प्रमात्वात्। देखिए बाष्प निकल रहा है कहीं, इसने समझा वह है धूम, और धूम मान करके पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात् ऐसा अनुमान लगाया। यहाँ पर उसका परामर्श गलत है, लेकिन अनुमिति को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उसको वहां पर जाने पर अग्नि मिल जाती है ना। जहां बाष्प है तो बाष्प भी तो अग्नि खौलने के कारण उष्ण हो जाने से जल से निकलता है, तो बाष्प में धूम भ्रम हुआ, ये गलत है। और वन्य व्याप्य धूमवान पर्वतः, यह परामर्श भी गलत ही है, धूम है नहीं, किंतु अनुमिति ठीक है। तो इसलिए अनुमिति का यथार्थ होने के लिए गुण की अपेक्षा यदि है सल्लिंग परामर्श, तो यहाँ पर गुण है ही नहीं, कैसे अनुमिति यथार्थ अनुमिति बनी। गणित में भी ऐसा ही हो जाता है। हाँ, असत से सत का ज्ञान हो जाता है। तो असल्लिंग परामर्शादि स्थले भी विषय अबाधेन, अनुमिति का विषय यदि अबाधित हो तब तो वो अनुमिति यथार्थ है। अनुमित्यादेह प्रमात्वात् न चैवं अप्रमापि प्रमास्यात् ज्ञान सामान्य सामग्र्या विशेषात् इति वाच्यम्। देखिए ये इस प्रश्न का मूल ऐसा है, तात्पर्य यह है, आप प्रमा उत्पन्न करने के लिए कुछ विशेष सामग्री नहीं मांग रहे हैं। ज्ञान सामान्य सामग्री है तो ज्ञान परमात्मक होगा, ऐसा आप कह रहे हैं। जहां पर भ्रम होता है, भ्रमात्मक ज्ञान उत्पन्न होता है, वहां पर भी ज्ञान सामग्री तो है, क्योंकि सामान्यतः ज्ञान के लिए जो सामग्री चाहिए उसके बिना तो कोई भी ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है। इसलिए भ्रमात्मक ज्ञान जहां उत्पन्न हो रहा है वहां पर भी ज्ञान सामग्री है।
आपका कथन है ज्ञान सामान्य सामग्री परमात्मक ज्ञान को उत्पन्न करती है, तो वह भ्रम स्थल में भी अप्रमात्मक जो ज्ञान है वो भी प्रमा बन जाएगी, क्योंकि ज्ञान सामान्य सामग्री से उत्पन्न हुई है। आपत्ति है? ठीक है। न चैवम् अप्रमापि प्रमा स्यात्, ज्ञान सामान्य सामग्र्याः अविशेषात्, दोनों जो है ज्ञान सामान्य सामग्री है। उत्तर देते हैं दोषाभावस्यापि हेतुत्वांगीकारात्, यहाँ ज्ञान सामान्य सामग्री से उत्पन्न होना इसका अर्थ है उसके साथ दोष अभाव को भी रहना चाहिए। उक्त स्थल में दोष अभाव नहीं है, दोष है, इसीलिए वहां पर दोष रूप अतिरिक्त कारण होने से अप्रमात्मक ज्ञान उत्पन्न हुआ। तो प्रमात्मक ज्ञान होने के लिए दोष का अभाव चाहिए, गुण की अपेक्षा नहीं। दोष नहीं रहे तो पर्याप्त है, दोष का अभाव। दोषाभावस्यापि हेतुत्वांगीकारः। अब आगे तुरंत उसका आक्षेप हो सकता है, ज्ञान सामान्य सामग्री से अतिरिक्त एक कारण भी आप मान लें तो ये हो गया यह परतस्त्व, क्योंकि पहले हाँ दोष अभाव को भी आप अभी मान रहे हैं कारण के रूप में, हमने गुण को कारण माना, आप दोषाभाव को मान रहे हैं। तो ज्ञान सामान्य सामग्री से तो अतिरिक्त एक कारण आ ही गया, तो स्वतस्त्व का भिन्न हुआ, प्रामाण्य स्वतस्त्व का। कहते हैं न चैवम् परतस्त्वम्, दोषाभाव को यदि प्रमा के प्रति हम कारण मानते हैं तो इतने मात्र से प्रामाण्य का परतस्त्व आपादन नहीं किया जा सकता। क्यों? आगंतुक भाव कारणापेक्षायामेव परतस्त्व। सामान्य ज्ञान के सामान्य सामग्री से अतिरिक्त आगंतुक और भाव भूत कारण की अपेक्षा करना, यही स्वतः प्रामाण्य का भंजक है, विरोधी है। परतः प्रामाण्य पक्ष में वह है, क्योंकि अभी तक ज्ञान उत्पन्न होने के बाद भी उसका प्रामाण्य निश्चित नहीं होता, वो प्रामाण्य नहीं होता। उसके साथ विशेषणवत् विशेष सन्निकर्ष, भूयो वयवेन्द्र सन्निकर्ष इत्यादि वो भाव रूप एक आगंतुक कारण को बता रहे हैं। तो आगंतुक भाव ऐसा एक कारण को प्रमा के प्रति कारण मानना, यही परतस्त्व है। हम तो आगंतुक कुछ नहीं मान रहे हैं, दोष नहीं है तो पर्याप्त है प्रमा के लिए। ज्ञान सामान्य सामग्री और उसके साथ दोष का न रहना, इतना है तो प्रमा उत्पन्न होगी। अब दोषाभाव को हम ज्ञान के प्रति कारण माने हैं, तो ये दोषाभाव तो किसी के द्वारा बनाया गया नहीं है, यह आगंतुक नहीं है, स्वतः सिद्ध है। तो यह आगंतुक और भाव कारण नहीं है, भाव कारण नहीं है, इसीलिए स्वतस्त्व की कोई क्षति नहीं है। आगंतुक भाव कारणापेक्षायामेव परतस्त्व। तो अभी तक प्रमा की उत्पत्ति में स्वतस्त्व का निरूपण किया गया। प्रमा उत्पन्न होने के लिए क्या सामग्री चाहिए? तो ज्ञान सामग्री पर्याप्त है, दोष अभाव एक साथ में होना चाहिए, यह निर्णय हुआ है। तो आगे कहेंगे उसका ज्ञप्त स्वतस्त्व क्या है, जानने के लिए उत्पन्न ज्ञान का जो प्रमात्व है उसको जानने के लिए क्या चाहिए सामग्री, यह आगे कहेंगे। इतना परमात्मा